to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज के लल्लन टॉप शो में 3 विषय हैं। संसद में बजट पर चर्चा के बहाने पक्ष और विपक्ष की ओर से बनाया जा रहा नैरेटिव, वायनाड में भूस्खलन जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की सफलता। आइए लल्लन टॉप शो की शुरुआत की जाए हमारे यानी सौरभ द्विवेदी के साथ। संसद में बजट पर बात होती उससे पहले ही बजट पर खबर आई दिल्ली के विज्ञान भवन से। यहां आज यानी 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII से जुड़े लोगों के बीच भाषण दिया। इसका विषय था जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत, अ पोस्ट यूनियन बजट 2024-25 कॉन्फ्रेंस। अपने इस भाषण में पीएम मोदी ने बजट की उपलब्धियां गिनाई, जैसे कोरोना महामारी के समय चर्चा करते थे कि फिर से विकास कैसे होगा, और मैं तब कहता था कि भारत जल्द प्रगति करेगा, और आज देश की अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़ रही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही ये 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यूपीए सरकार के 10 साल के शासनकाल के मुकाबले रेलवे के बजट में 8% की बढ़ोतरी। 2014 के पहले देश की गिनती फ्रेजाइल 5 में होती थी, यानी अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत को नाजुक स्थिति वाला देश माना जाता था, लेकिन आज देश के तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में इसकी गिनती होती है। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था पर जब ये दावे किए तो विपक्ष ने इसका काउंटर भी दिया। साथियों, हमारी सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है। हमारे डायरेक्शन में कोई डायवर्जन नहीं है। चाहे नेशन फर्स्ट ये हमारा कमिटमेंट हो, चाहे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का हमारा दृढ़ संकल्प हो, चाहे विकसित भारत के विराट संकल्प के लिए हमारी लंबी दौड़ हो, हम इसके लिए पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं। 2014 में यूपीए सरकार का 10वां वर्ष था। अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 2 लाख करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा पाई थी, यानी 90,000 से 2 लाख करोड़। और आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके बाद देश की नजरें संसद की ओर गईं। दोनों सदनों में सबसे पहले वायनाड में भूस्खलन और झारखंड में हुई ट्रेन की भिड़ंत का मुद्दा उठा। घटना कैसी हुई बताएंगे, पर पहले देखते हैं कि संसद में क्या हुआ। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइमरी जरूरत है वो इस बात की है कि बॉडीज को निकाला जाए, जो बचने की स्थिति में है उनको बचाया जाए, हेल्थ के दृष्टि से हम वहां पर काम करें, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें, वो सारी चीजें की जा रही हैं और आपकी भावनाओं के साथ हम सब जुड़े हैं। संसद से अब रुख करते हैं इन घटनाओं के ब्यौरे का। पहले रेल हादसे की जानकारी। ये रेल हादसा हुआ है झारखंड में चक्रधरपुर के करीब। पोटोबेड़ा और राजखरसावा स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई।
उम्मीद ये होती है कि ऐसे हादसों के बाद इस रूट पर चल रही बाकी गाड़ियों के चालक दल को आगाह किया जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। 30 जुलाई की भोर 3:45 पर मालगाड़ी के बेपटरी डब्बों से हावड़ा मुंबई मेल टकरा गई। ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा मुंबई मेल के 18 डब्बे पटरी से उतरे और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 18 घायल भी हुए। इसके बाद बजट पर चर्चा फिर शुरू हुई। लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए और कहा, इस बजट में यूपी की उपेक्षा हुई है। आपने बड़ा सपना दिखाया मेक इन इंडिया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट से सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं। हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी मिले हमें। और अगर कोई सभापति महोदय कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो 10 साल में, कोई आईआईएम मिला हो, कोई आईआईटी मिली हो, और जो ट्रिपल आईटी किसी समय पर उत्तर प्रदेश को मिली थी, क्या उसमें क्या सहयोग सरकार की तरफ से हुआ है? न केवल ये संस्थाएं बल्कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेंट्रल की तरफ से कौन सी नई आ गई। जब अखिलेश बोल रहे थे तब सत्ता पक्ष की बेंच से खड़े हुए सांसद अनुराग ठाकुर। मुद्दा था अग्निवीर योजना, जिस पर अखिलेश यादव के कटाक्ष थे और अनुराग ठाकुर का उस पर काउंटर। बात एक दूसरे के स्कूल और चुनावी नतीजों तक चली गई। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अखिलेश बनाम अनुराग ठाकुर के कुछ ही घंटों के बाद लोकसभा में राहुल गांधी बनाम अनुराग ठाकुर नजर आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हमलों का जवाब देने वाली थी, लेकिन ये होता उससे पहले ही राज्यसभा में गहमागहमी बढ़ चुकी थी। माइक पर थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता सदन जेपी नड्डा। उन्होंने बजट, अग्निवीर और पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विषयों के बाबत विपक्ष पर हमले किए। मैं यहाँ एक बात जरूर कहूँगा, कुछ ट्विटर पर मैंने देखा, अब कई बालक बुद्धि पर हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ट्विटर पर मैंने देखा ये उद्योगपतियों का बजट है। एक ही दिन, एक ही ट्वीट में ये उद्योगपतियों का बजट है, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कॉपी पेस्ट है और ये बजट खराब है। अरे आप बोलना क्या चाहते हो भाई? आप बोलना क्या चाहते हो? ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। उद्योगपतियों का भाई बजट है, कॉपी पेस्ट है, तो आपने पेस्ट किया उद्योगपतियों का, फिर कहा खराब है, तो आपका खराब है। आजकल अग्निवीर पर अग्नि लगी हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है। आर्मी के आप बहुत बड़े हिमायती हो गए। देखिए, मैं पहले कहता हूँ, नेशनल इंटरेस्ट के साथ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप अग्निवीर के रिकमेंडेशंस को जरा गहराई से पढ़िए, उसके रिकमेंडेशंस को देखिए।
दुनिया की आर्मी को स्टडी कीजिए, देश की आर्मी को स्टडी कीजिए। जब अटैक होगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि ये कमल को जा रहा है या ये हाथ को जा रहा है, उसकी गोली उसी तरीके से चलेगी। और इसीलिए आर्मी को हमको पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। अब आते हैं उस फिल्म पर जिसका टीजर दिया था राहुल गांधी बनाम अनुराग ठाकुर। लोकसभा में हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर नमूदार हुए। अपने भाषण में एक जगह अनुराग ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जिनकी खुद की जाति नहीं पता वो गणना की बात करते हैं। इसके बाद राहुल गांधी अपनी जगह से खड़े हुए और फिर शुरू हुई तीखी बहस। सपा सांसद अखिलेश यादव ने यह कहकर दखल दिया कि अनुराग ठाकुर किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। झगड़ा इतना बढ़ा कि विपक्षी सांसद सदन की वेल में आ गए। पीठासीन जगदम्बिका पाल को बार बार सांसदों से बैठने का आग्रह करना पड़ा। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे सब बोलने दीजिए सर, मुझे बोले सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। अनुराग ठाकुर का भाषण खत्म हुआ और फिर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भाषण देना शुरू किया। वो राहुल गांधी समेत दूसरे सांसदों द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दे रही थी। अन्य राज्यों की अवहेलना वाले आरोप में उन्होंने ये चैलेंज भी दिया कि क्या कांग्रेस सरकारों ने अपने बजट स्पीचेस में सभी राज्यों का नाम लिया। Sir, I'm picking up on the budget speeches since 2004-5, 5-6, 6-7, 2007-8, and so on, sir. 2004-5 budget did not take the name of 17 states. I like to ask the UPA government members at that time, did money not go to those 17 states? Did they stop it? Then if they stopped it, they have every business to ask this question. I presume they didn't stop money going to those 17 states because they didn't name it. So when it is one thing for them, it's all right. When the same thing happens somewhere else, no, it's not all right, you've deceived. 17 states were not named in 2004-5. 18 states were not named in 2005-6. 13 states were not named in 2006-7. 16 states were not named in 2007-8. Money didn't go to them. 2008-9, 13 states were not named. 2009-10, 26 states were not named. 26, which means only 2. Sir, oh yes, sir, if we are being blamed that only 2 states were named and the other states are not getting anything, 2009-10 budget had only 2 states, Bihar and Uttar Pradesh, and no other state. What does that mean then? It's all right when you do it. You didn't give money to those states which you didn't name. So, sir, you can't have it both the ways. You do one thing and then you blame the same thing on somebody else. What happens to the states which were not named? I'm asking now, 2009-10, 26 states of India did not have a mention. इस भाषण के आसपास और भी दूसरी लंबी बहसें होती रहीं, आरोप वगैरह लगते रहे। अगर आपकी रुचि है तो आप ललन टॉप का कार्यक्रम संसद में आज जरूर देखें।
संसद के बाद रुख करते हैं केरल के वायनाड का। केरल का वायनाड पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और यहाँ से होकर बहने वाली चलियार नदी भी इस भारी बारिश की वजह से उफनाई है। केरल में मौजूद नीलगिरी के पर्वतों से निकली ये नदी कई गांवों से होकर बहती है। 30 जुलाई की तारीख को भोर के 2 बजे के आसपास का समय वायनाड के ही मेप्पाड़ी गांव के पास पहाड़ियों में भूस्खलन हुआ। आसपास के 2 से 3 गांव इसकी चपेट में आए। भूस्खलन की तीव्रता कम थी, लेकिन 2 घंटे बाद यानी भोर के 4:10 के आसपास मुंडाकई और चूरालमाला गांव के आसपास भी ऐसा ही भूस्खलन हुआ। इसकी तीव्रता ज़्यादा थी। जद में आसपास के कई गांव आए और उसके बाद ये नज़ारा दिखा। इस खबर के आप तक पहुंचने तक कुछ भयावह आंकड़े भी आए। 108 से ज़्यादा लोगों की मौत, 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं। खबरों के मुताबिक कुल 120 गांव इस भयावह लैंडस्लाइड की जद में आए हैं। कई लोग चलियार नदी में बह भी गए। इस दुर्घटना के बाद बचाव कार्य शुरू हुआ। केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की यूनिट्स मौके पर पहुंची। कन्नूर से भारतीय सेना की डिफेंस सिक्योरिटी कोर की 2 बटालियन को भी वायनाड रवाना किया गया। कोयम्बटूर में तैनात भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर बचाव और राहत कार्य में लगाए गए। नेवी की एक टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। लेकिन बचाव कार्य जिन परिस्थितियों में किया जा रहा है वो भी अहम है। दरअसल मौसम विज्ञान विभाग ने सूचित किया है कि 30 जुलाई के दिन भी केरल के कई इलाकों में मध्यम से भारी तक बारिश होने के आसार हैं। घटना के बाबत सरकारों और पार्टियों की प्रतिक्रिया भी आई। बात शुरू करते हैं राज्य सरकार से। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक्स पर लिखा, वायनाड की स्थितियों पर नजर बनाए रखने के लिए 5 मंत्रियों का दल बनाया गया है। लगातार घटना का जायजा लेंगे और राहत कार्यों में तत्काल मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखा, वायनाड में भूस्खलन से विचलित हूं। मृतक के परिजनों के लिए संवेदनाएं और घायलों के लिए प्रार्थनाएं। राहत कार्य चालू है। केरल सीएम को आश्वासन दिया कि केंद्र हर संभव मदद करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा कि भूस्खलन की घटनाओं से चिंतित हूं। एनडीआरएफ की टीम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही। दूसरी टीम के मौके पर पहुंचने के लिए आदेश हो चुके हैं। वायनाड के पूर्व सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी लिखा कि मैंने केरल के सीएम और वायनाड के जिला कलेक्टर से बात की और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि राहत कार्य चल रहा है। मैं केरल में मौजूद सभी यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वो राहत कार्यों में मदद करें। अगली खबर का रुख करते हैं जो पेरिस ओलंपिक से जुड़ी है। भारत की मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने आज ओलंपिक खेलों में भारत को एक और पदक दिलाया। इवेंट का नाम 10 मीटर एयर पिस्टल और इस मेडल के साथ ही ओलंपिक खेलों में भारत की टैली 2 मेडल की हो गई है। मनु भाकर भारत की पहली खिलाड़ी हो गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक टूर्नामेंट में 1 से ज़्यादा मेडल जीते। मनु भाकर और सरबजोत ने मिक्स डबल्स यानी एक महिला और एक पुरुष की जोड़ी वाले टूर्नामेंट के इस इवेंट में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके पहले 28 जुलाई को मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के महिलाओं के मुकाबले में भी कांस्य पदक जीता था। कितने पॉइंट से जीत हुई इसको समझने के लिए आपको पहले इस खेल को समझना होगा। 10 मीटर एयर पिस्टल एक शूटिंग इवेंट है। इसमें खिलाड़ियों को एक फायरिंग लाइन में खड़े होने के लिए कहा जाता है। फायरिंग लाइन से ठीक 10 मीटर की दूरी पर टारगेट लगाया जाता है। खिलाड़ियों को इस फायरिंग लाइन पर खड़े होकर एक खास किस्म की पिस्टल की मदद से टारगेट पर फायर करना होता है। इसमें आम गोलियां नहीं होती हैं, छर्रे यानी पैलेट इस्तेमाल किए जाते हैं। टारगेट के केंद्र में जितने ज़्यादा फायर उस खिलाड़ी को उतने ज़्यादा अंक और आखिर में वही खिलाड़ी विजेताओं की रैंकिंग में जाएगा। अब 30 जुलाई को हुए इवेंट में मनु और सरबजोत की जोड़ी ब्रॉन्ज मेडल के लिए कोरिया की टीम से मुकाबला कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड मेडल पर सर्बिया और सिल्वर मेडल पर तुर्की ने कब्जा जमा लिया था। लड़ाई थी ब्रॉन्ज मेडल की। भारत और कोरिया के बीच मैच होना था। जो सबसे पहले 16 पॉइंट जीतता उसे मेडल मिलता और हर टीम को कुल 13 शॉट मिलते यानी कुल 13 बार फायर करने का मौका। इस इवेंट में 4 शॉट के बाद भारतीय जोड़ी मैच में 6-2 से आगे थी। इसके बाद भी इंडियन शूटर्स ने अपने अच्छे फॉर्म को बरकरार रखा। जब कोरियन टीम सिर्फ 6 पॉइंट्स तक पहुंची थी तब तक इंडियन शूटर्स के खाते में 14 पॉइंट आ चुके थे। हालांकि यहां से कोरियन शूटर्स ने लगातार 2 शॉट में जीत हासिल कर स्कोर को 14-10 किया, लेकिन भारतीय शूटर्स ने हौसला बनाए रखा और आखिर में जोड़ी ने इस इवेंट में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 16-10 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जीत सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर सरबजोत से फोन पर बात की और बधाई दी। मनु भाकर सरबजोत के गांव और घरों से भी जश्न की तस्वीरें आई। बिल्कुल इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरबजोत के पिता जो हैं वो वहाँ पर जोश का माहौल है और तमाम जो यहाँ पर जोश। इन दोनों खिलाड़ियों की जिंदगी के बारे में भी जानते हैं। पहले मनु भाकर की बात। चैंपियन एथलीट, साल 2002 में हरियाणा के झज्जर में जन्म हुआ।
14 साल की उम्र तक मनु ने बॉक्सिंग, टेनिस, स्केटिंग और मणिपुरी मार्शल आर्ट थांग टा की ट्रेनिंग ली। इसी दौरान बॉक्सिंग के दरमियान उनकी आंख में एक चोट लगी और फिर बॉक्सिंग की कहानी आगे नहीं बढ़ी। तब मनु ने अपने पिता और मर्चेंट नेवी अफसर रामकिशन भाकर से जिद की कि वो हमें पिस्टल ला कर दें। 1.5 लाख रुपए की कीमत। ये वही पिस्टल है जिसका 10 मीटर एयर पिस्टल में उपयोग होता है। रामकिशन ने मनु के लिए पिस्टल का इंतजाम किया। ट्रेनिंग शुरू हुई, फिर शुरू हुआ जीत का सिलसिला। साल 2017 एशियन जूनियर चैंपियनशिप, मनु ने जीता सिल्वर मेडल। 2017 में ही नेशनल गेम्स में उन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते, 9 गोल्ड मेडल। इसके बाद मनु लगातार भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड जीतती रही। इस बीच उनको एक बड़ा झटका भी लगा जब 2019-20 के टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफायर में उनकी पिस्टल खराब हो गई। लेकिन मनु ने खुद को जल्द संभाला और 2022 के एशियन गेम्स में 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। आप जानते हैं सरबजोत सिंह को। जन्म साल 2002 में अंबाला में। 13 साल की उम्र में शूटिंग से पहली बार सामना हुआ जब समर कैंप में बच्चों को अस्थायी रेंज में एयरगन चलाते देखा। फिर वो अंबाला स्थित एयर अकादमी ऑफ शूटिंग स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग करने लगे। 2023 से हेडलाइन बनाने लगे। क्या हुआ था 2023 में? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स टीम में उन्होंने सिल्वर और मेंस में कांस्य पदक जीता। एशियन गेम्स के मेंस इवेंट में गोल्ड और मिक्स डबल में सिल्वर जीता। वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। 2024 में ये उनका पहला ओलंपिक था। पेरिस ओलंपिक पर हमारी नज़र बनी रहेगी। कुछ और महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जिनसे मेडल आने की उम्मीद है। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को आज सदन की बैठक में पास करा लिया गया। बोलचाल की भाषा में से जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ वाला कानून कहा जाता है। इसके पास होने के बाद किसी भी नाबालिग लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करने और विवाह के लिए बाध्य करने की सूरत में सजा उम्र कैद की होगी। बता दें ये यूपी सरकार द्वारा साल 2021 में लाए गए कानून का ही बदला हुआ प्रारूप है। पिछले मसौदे में उम्र कैद का प्रावधान नहीं था। अब 29 जुलाई 2024 को नए मसौदे को विधानसभा में पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2021 के अधिनियम में जुर्माने व दंड की राशि में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया था। बिल पास हो गया है। अब इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेरणा लेते रहिए मनु भाकर जैसी कमाल की लड़कियों से और अपने घरों की लड़कियों को खेलने दीजिए, सहूलियतें दीजिए और सरकारों से, समाज से, संगठनों से ये मांग करिए कि सार्वजनिक जगहों पर, खेल के मैदानों पर लड़कियां खूब नजर आएं और इसे समय बर्बाद करने वाली एक्सरसाइज न माना जाए। जाहिर सी बात है, इसके लिए उनके पाँव में जूते होने चाहिए, उनकी खुराक दुरुस्त होनी चाहिए और जिन जगहों पर वो खेलने जाएं, जिन सड़कों से होकर जाएं, वहाँ सुरक्षा का माहौल होना चाहिए और ट्रेनिंग के मुकम्मल बंदोबस्त। अपने आसपास देखिए और पूछिए ये माहौल है या नहीं, और अगर नहीं है तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी कितनी है, क्योंकि सरकारें हमसे अपनी जिम्मेदारी का आदेश पाती हैं। शुभ रात्रि।